नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल बना था करीबन 6-7 साल पहले। फिर मैं इस पर सक्रिय नहीं रहा क्योंकि मेरे हिसाब से और मेरे मिजाज का यह माध्यम नहीं था। लेकिन पत्रकारिता जिस तरह से बदली, चीज़ों का स्वरूप जिस तरह से बदला, लोगों का, मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी भी अच्छी खासी संख्या में पाठक वर्ग मौजूद है जो पढ़ता है चीजों को। अन्यथा विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रुपए की रॉयल्टी हिंदू युग जैसा प्रकाशन कहां से दे पाता। लेकिन इसके साथ मैंने एक बात आप लोगों से बार बार कही है कि मैं मूलतः और मुख्यतः पत्रकार हूं। मेरे बाकी जितने भी रूप हैं, स्वामी का, अध्यात्म का, वो सारे अलग हैं। और पत्रकारिता जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में मैं बार बार बात करता हूं, बार बार याद दिलाता हूं। आज हमारे साथ हैं रुपेश पाठक जी, आप लोगों के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई वर्षों का इनका अनुभव रहा है और कुछ एक राष्ट्रीय दलों को भी इन्होंने अपनी सेवा दी है, पीआर के मैनेजमेंट के तौर पर, और प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण वगैरह देने का काम ये करते रहे हैं। तो राजनीतिक और पत्रकारीय दोनों अनुभव जो हैं इनके समृद्ध हैं। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार व्यालोक सर, और व्यालोक वाणी के सभी जो देखने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार सर। रुपेश, आज आपसे बात करेंगे पत्रकारिता की। हालांकि दर्शकों के लिए मैं बता दूं, आपने तो वो पूरा सब कुछ देखा ही है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि मेरी फेसबुक वॉल पर एक पूरी श्रृंखला मौजूद है, पत्रकारिता के कलंक के नाम से। आप उसे पढ़ेंगे तो जो ये तथाकथित स्वनाम धन्य लोग हैं, पंडित रवीश पांडे हों, जिनको मैं कौन जात हो कुमार कहता हूं, पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, जिनको मैं हाथमलन वाजपेयी कहता हूं, पंडित राजदीप सरदेसाई हों, जिनको मैं राजदीप मेडिसन स्क्वायर सरदेसाई कहता हूं, या नई तुर्रम खान हर्राफा बेगम हो, हर्राफा बीवी हो, ये लोग किस तरह से चीजों का घालमेल करते हैं। रवीश कुमार बार बार, उनका एक शब्द भी दिया हुआ प्रचलित हो गया है, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्या मामला है ये सब? क्योंकि लोगों ने अब आपके एकाधिकार को चुनौती देनी शुरू कर दी है। तो आप कहते हैं कि आईटी सेल कर रहा है, मान ली आपकी बात, लेकिन 1 करोड़ लोग आईटी सेल के हैं। आपको आईटी सेल के बारे में कुछ भी पता है क्या? मैं और रुपेश दोनों ही बड़ी मजबूत पार्टीज के आईटी सेल को देख चुके हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से काम होता है, एक एक शब्द पर, और कितनी जगह से अनुमति लेनी पड़ती है, और भाषा को लेके किस तरह का संयम बरतना पड़ता है। और जिस तरह से आप लोगों को लतियाया गरियाया जाता है महाराज, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल वाला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक बात है। आज शुरू करेंगे हर्राफा बीबी से, यानी आरफा खानम, पजामा शेरवानी, जो भी है। और मैं नाम बिगाड़ता हूं दर्शकों, क्योंकि ये लोग इस लायक हैं। अभी मैं आरफा का एक इंटरव्यू देख रहा था रुपेश जी, उनसे साफ साफ पूछा गया, उनका तो रोज एक नया जख्म, स्ट्रेटेजी बदल देनी है, ये सब तो डायलॉग्स उनके हैं ही। और वो रोज एक कहीं से कोई खबर ले आती हैं, खुद वो पैंट जीन्स और पता नहीं क्या क्या गैर इस्लामिक वस्त्र पहनती हैं, लेकिन वो भी इस्लाम पर ज्ञान देती हैं। दिक्कत ये है इस देश में कि जिसको जो नहीं करना है वो सब कुछ कर रहा है। तो उनका मैंने पूछा, एंकर ने, कि भाई बांग्लादेश हिंदुओं की लिंचिंग जो 6 महीने से चल रही है उसके बारे में क्या ख्याल है? और वह पूरी बेशर्मी से, पूरी ढिठाई से, पूरी नंगई से कहती हैं कि मामला सब जुडिस है, वहां की पुलिस चल रही है, जांच कर रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अखलाक के बारे में इनको पता है, तबरेज के बारे में इनको पता है। जुनैद, जिसकी सीट के लिए हत्या हुई थी, तबरेज जो साइकिल चोरी के आरोप में मारा गया, ये सामान्य हत्या को भी अगर उसमें 2 पक्ष में हिंदू और मुसलमान हैं तो ये हर्राफा जो हैं इस तरह करती हैं। और अगणित उदाहरण है रुपेश जी, कैसे देखा जाए इस व्यवहार को, ये कमाल की बात है।
देखिए व्यालोक जी, चाहे आरफा खानम हो, चाहे पुन प्रसून हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे जो दूसरे तमाम लोग हैं, उनके उनमें बुनियादी कोई बहुत अंतर नहीं है। उनके पत्रकारीय डीएनए को आप उनके अगर एक तरह से देखा जाए, तो उनकी इस तरह की जो बाजीगरी है और खासकर जो अर्थशास्त्रीय जो उनका जो चरित्र है, उसके आईने में ही देखना होगा। जहाँ तक आरफा खानम की बात है, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं उनके तमाम इंटरव्यूज़ में देखता रहा हूँ या उनके तमाम जो भी जहाँ जहाँ पे भी वो चीज़ों को एंकर कर रही होती हैं। अ, एक जो उनका एक खास तरह का जो एक उनका जो धार्मिक जो उनकी कल्चरल जो उनकी ट्रेनिंग है, उसका प्रभाव होता है और उसमें वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद इस समय भारतीय मीडिया में खासकर देश के अंदर बहुत कुछ घट रहा है, जिसका प्रभाव जो है ज़ाहिर-सी बात है इन लोगों के ऊपर कई बार क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि नीम जो जब करेला नीम पे चढ़ जाता है तो और कड़वा हो जाता है। तो ये पहले से कड़वे थे। अब जो परिस्थितियाँ हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उससे अब ये अपने मूल चरित्र से बाहर आ रहे हैं। देखिए भारत में कम से कम मीडिया के बारे में एक बात तो स्पष्ट हो गया कि टीवी की दुनिया खत्म हो गई, अखबार खत्म हो गया, सब कुछ। सब अपने-अपने संघर्ष और एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अखबार की दुनिया हो, चाहे टीवी की दुनिया हो, चाहे हर जगह। संकट ये है कि देश में जितने भी बड़े संस्थान हैं, वो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं, इसलिए उनको अपना फाइनेंशियल जो भी कुछ डेटा है, वो शेयर मार्केट में रखना होता है। देश में जो भी बड़े संस्थान हैं, चाहे वो जी मीडिया की बात की जाए, टीवी टुडे ग्रुप की बात की जाए या फिर जो आजकल कॉर्पोरेट के हाथ में चले गए 2 संस्थान हैं हमारे, एनडीटीवी और न्यूज़ 18। इनकी बैलेंस शीट से पता चलता है कि ये सारे संस्थान नुकसान में हैं। 1-2 को छोड़ के, ये कॉर्पोरेट वाले को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उनका इनपुट-आउटपुट आता रहता है, तो अब अडानी और अंबानी का चैनल नुकसान में कैसे जा सकता है? वहाँ कोई धंधा नहीं होगा, तो भी वो फ़ायदे में ही होगा। अब स्थितियाँ ये है कि ये सारे लोग जो यहाँ से निकाले गए, निकल गए या चल दिए क्योंकि संस्थान में पैसा देने के लिए पैसा है नहीं, छोटे संस्थान स्टाफ को तो फिर भी दे देते हैं, बड़े लोगों के साथ ये है कि उनकी पैसे उस तरफ से हर साल बढ़ नहीं रहे हैं। तो अब ये जब आए तो ये ज़मीन पे आके गंद फैलाने लगे और इनकी स्थिति ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी पहले भी डाउट में थी, लेकिन एक चीज़ था, छपने और दिखने, टीवी की स्क्रीन पे दिखने की जो इम्पोर्टेंस थी, वो शायद इन्हीं को प्राप्त थी, ये थोड़े प्रिविलेज्ड थे। इसलिए हमारे समाज में टीवी पे दिखने वाले लोगों का बड़ा सम्मान किया जाता था, उनको गाली नहीं दिया जाता था। इसके तमाम बावजूद भी कि हम भरे होते थे, तब भी हम जब मिलते थे तो सर, सर कैसे हैं टाइप का समाज में तमाम लोग सम्मान देते थे। अब ये जो प्रिविलेज है वो भी खत्म हो चुका है। फेसबुक और सोशल मीडिया ने छपने की जो पीड़ा थी कि हम लोग को याद है कि हम लोग अखबार में जब लेटर्स टू एडिटर टाइप का छपते थे, तो वो वाली जो पीड़ा थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब स्थिति ये है कि टीवी पे दिखना और कहीं छपना ये सब बहुत सामान्य हो चुका है। अब जनता कूटने के लिए दौड़ा रही है क्योंकि अब एकदम थक गई है। जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का गंध ये फैला रहे हैं, आप आपसे बेहतर कौन जानेगा और कौन उसको बता सकता है। आपसे अनौपचारिक बात जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए दो केवल चीजें दिखाऊंगा और आपके साथ बातचीत भी करूंगा। ये देखिए दर्शकों, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजदीप मेडिसन स्क्वायर सरदेसाई की है। ये व्यक्ति इतना झूठा, इतना नीच, इतना पतित, इतना पामर, इतना शठ है कि ये लगातार माफी मांगता है। और इसकी पत्नी तथाकथित पत्रकार, ये व्यक्ति 3 साल पहले तक कहता था कि पत्रकारों को कुछ नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये अपने 55 करोड़ के बंगले का कोई ये नहीं देता है, लेकिन अब इसकी बीवी संसद में क्या कर रही है ये नहीं बताएगा, जबकि ये बहुत काबिल बन के कहता था। इसने 3 बार अपनी प्रसारित सूचनाओं के लिए माफी मांगी है और उसमें से एक ये है, ये 2019 ईस्वी का है, स्टैम्प्ड, सील्ड और सारा कुछ। ये इसने डीआईजी वंजारा और सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जो तत्कालीन डीआईजी पर और भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे, उसको ये वापस ले रहा है। एक तरफ की पत्रकारिता ये है, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो या जो भी हो, आप नाम ले लीजिए, ये सब के सब दलाल, यहां तक कि पॉक्सो एक्ट में ये लोग हैं। रुपेश, आपको अगर याद होगा तो सारे के जी, सारे जो अभी भी गाजियाबाद में जाते हैं और अपना भर्ती करते हैं और वहां से मुंह छुपा के जाते हैं, जी। इन्होंने एक पीड़िता का चेहरा और नाम उजागर कर दिया था। अब ये एक दूसरी तस्वीर देखिए मीडिया की, ये तथाकथित आनंद बाजार पत्रिका की है, बहुत पुरानी
ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना संगठन है। आप ये देखिए, ये बदमाशी जो है, पुणे में दलितों और हिंदू संगठनों में झड़प, ये लोग बार बार लिखते हैं। दलित कौन है, मुझे ये बताइए। दलित और हिंदुओं में अगर आप बाइफरकेट कर रहे हैं तो फिर मुझे कृपया ये बताइए कि दलित हैं कौन? क्या वो क्रिश्चियन है? क्या वो मोहम्मडन है? या क्या आप उनको एक अलग धर्म दे रहे हैं? क्या वो अंबेडकर भगवान को मान रहे हैं? क्योंकि जो आप नियो बौद्धिस्ट हैं, वो कम से कम बौद्ध धर्म की तो पहली शिक्षा विनम्रता और स्वयं को दुख देकर भी दूसरों को दुख न पहुंचाना, वो नहीं जान रहे हैं। आप ठीक बात है। रावण की बात सुन लीजिए, वो सचमुच रावण की तरह बोलता है भाई, यूपी वाला जो आजकल दलितों का नया उद्धारक बना हुआ है, और जिसके ऊपर खुद उसकी, आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, मतलब जो बातें चल रही हैं, तो वो घावरी ने तो उस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, लेकिन वो विदेशों में जाके 26 या कितने 2-3 करोड़ की रोल्स रॉयस में घूम सकता है। दलित भाइयों बहनों, आपके लिए वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये सब के सब उसी मानसिकता के हैं जैसे डीएमके थी, जैसे एसपी है, जैसे आरजेडी है। ये सब की सब पारिवारिक। डीएमके को अगर कोई कहता है कि वह तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा सामाजिक सुधार करने वाला है, तो ये उतनी ही हास्यास्पद या उससे भी हास्यास्पद बात है जितना मैं कहूं कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सामाजिक क्रांति कर दी। रुपेश, आपका मैंने बहुत समय ले लिया है, लेकिन ये चीजें कुछ बतानी जरूरी थी। इसको कैसे देखा जाए, इन चीजों को क्या कैसे समझते हैं? आप बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। देखिए, देश में ढेर सारे ऐसे किले थे जहां से तमाम मीडिया संस्थानों को और पत्रकारों को संरक्षण मिल रहा था, खासकर जो एक पॉलिटिकल जो जिस तरह से बदलाव आया है देश में, तो उसके बाद ये भी एक बड़ा फर्क पड़ा है कि वहां से वो संरक्षण कम हुआ है, उस तरह का एक तरह से जो सपोर्ट है वो कम हुआ है। और जिस तरह से इन लोगों की बदमाशियां हैं, और पिछले कुछ सालों से जब ये बड़े बड़े संपादक होकर बड़े बड़े संस्थानों में बैठा करते थे, तो ये रोजमर्रा की इनकी स्थिति थी। इन लोगों ने लगातार समाज को बांटने का और जो कुछ भी कर सकते थे अपने आकाओं के, राजनीतिक आकाओं के इशारे पर, वो सब कुछ इन लोगों ने किया है। अगर हम तो नॉर्थ के अलावा साउथ में भी अगर सन टीवी की कम से कम बदमाशी देखी जाए, जो डीएमके के इशारे पे जिस तरह का वहां पे एक खास तरह की एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक लिंचिंग की बात की जाए, वो लगातार हिंदुओं की मनोवैज्ञानिक लिंचिंग कर रहे हैं। सन टीवी पे लगातार स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि दलित और हिंदुओं के बीच तो कभी कोई लिंक ही नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह का इन लोग का पूरा इन लोग का काम है और जिस तरह की स्थिति ये लोग करते रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल क्षम्य नहीं थे। और अब धीरे धीरे स्थिति ये है कि जनता के बीच का भी गुस्सा जो है वो, आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है या चीजों को समझते बूझते हैं, ये कहने की कम से कम स्थिति और इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, और जनता के बीच भी ये समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है इस देश में एक मीडिया एजुकेशन की बहुत जरूरत है, ताकि ये चयन कर पाए जनता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इस तरह से समझने, उनको ये बताने की जरूरत है कि ये जो बड़े बड़े एंकर हैं, दादा और दीदी हैं, ये दादा और दीदी एक्चुअली में किसी से ठेका लेके बैठे हुए हैं, और ठेका लेके बैठे हुए हैं अपने पैसे के लिए। ये सब कुछ बेच चुके हैं, धर्म, आपकी संस्कृति, आपका चैन, आपका अमन, आपका भविष्य, सब कुछ बेच के बैठे हुए हैं। और ये दादा और दीदी को बस मंच मिलना चाहिए, उनको कोई भी बड़े संस्थान का मंच मिलना चाहिए, शुरू हो जाते हैं। ये मतलब ऐसे जहर से भरे हुए लोग हैं जिनको एक बार मंच मिला और ये स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास ढेर सारे और इसी पॉइंट पर मैं आपको इनकी दोगलई के 2 शानदार नमूने दिखाता हूं। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने किसानों का ऋण माफ किया। पतित सिद्धार्थ वरदराजन लिखता है, आदित्यनाथ लुक एट हिम। भाई सीएम है, संवैधानिक पद है, सीएम आदित्यनाथ लिख लो, योगी आदित्यनाथ लिख लो, लेकिन नहीं, चूंकि इस क्रिप्टो क्रिश्चियन को हिंदुओं का अपमान करना है, क्योंकि ये नीच 3 दिन पहले उसी हर्राफा के साथ बैठ के कह रहा था, 6 महीने पहले जब बांग्लादेश की तथाकथित जिहादी क्रांति हुई थी, बांग्लादेश में जो जिहाद हुआ था, तब ये कह रहा था कि वहां के बौद्धों, ईसाइयों और मुस्लिमों को
डरने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हिंदुत्ववादी लोग कितने जहरीले हैं। तो खैर ये देखिए, ये आदित्यनाथ किसानों के लिए करते हैं, बहुत खराब बात। अब ये इनके बौद्धिक पिताजी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन एमपी छत्तीसगढ़ अनाउंस फार्म लोन वेवर्स ऑन डे 1। वाह, तालियां। इससे तो खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जिसके जूते चाट चाट के सिद्धार्थ वरदराजन अपनी जीभ तलवार से भी निकुली कर चुका है, ये उस कांग्रेस ने किया है। रुपेश, आप जी। चालू रहे, मैं इनको बीच बीच में इसी तरह से मैं टीवी में इनकी पहले भी सच्चाई मनोरंजन दिखाता होता था। जी, टीवी में पहले भी मनोरंजन होता था, लेकिन जब से यूट्यूब पे उतर आए हैं ये जो बड़े-बड़े पत्रकार हैं, तो इन लोगों ने मनोरंजन एकदम क्लाइमैक्स पे पहुँचा दिया है। मैं टीवी पे तमाम बड़े पत्रकारों को जब घूमते देखता हूँ और जैसे ही वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की प्रशंसा करते हुए लोग मिलते हैं, चूँकि बातचीत के शक्ल में लोग बातचीत चुनाव में घूमते रहते हैं, माहौल बनाते हैं, दावा तो ऐसा करते हैं जैसे लगता है अगर आप टीवी देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो, तो आपका सामान्य तौर पे हर चुनाव के बारे में धारणा बन जाती है कि बिल्कुल लड़ाई में तो एकदम एक तरफ़ा मामला है और उसके बाद फिर झटका आपको लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम इस देश में 45% के आस-पास से कम भारतीय जनता पार्टी वोट पाती है, 37, 38, 39, 40। तो 50-60% तो इस देश में भाजपा के खिलाफ वोट है ही। ज़ाहिर-सी बात है उस वोट में एक चम्मच से लेके एक बाल्टी तक निकालने की लड़ाई है। कौन कितना तेल लगा सकता है, कौन कितना ज़्यादा चीख चिल्ला सकता है, कौन कितना झूठ बोल सकता है, इसकी लड़ाई चल रही है। और इस देश का अल्पसंख्यक बेचारा जो बैठा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारा इन लोगों को भर-भर के पैसे दे रहा है, व्यूज़ दे रहा है। क्योंकि ये बोलेंगे और वो देखेगा। वो डेस्परेट है हटाने के लिए भाजपा को। वो डेस्परेट है और इन लोगों ने समझ लिया है। इन लोगों ने समझ दिया है कि इस देश का जो मुसलमान है, वो बिल्कुल ऐसे कंटेंट के लिए परेशान है। कहीं से मिल जाए कि आज रात को भाजपा की सरकार जा रही है। आज कल जा रही है, 29 तारीख को जा रही है, 30 को जा रही है, 31 को जा रही है और फिर वो टूट पड़ता है ऐसे कंटेंट पे। और ये लोग उसके लिए कंटेंट बनाते रहते हैं। लड़ाई बस इसमें है कि ये जो बहुत बड़ा वर्ग है, जाहिर सी बात है इस देश की आबादी इतनी बड़ी है और उसमें लगभग 55-60% का जो दर्शक है और वो ज्यादा डेस्परेट दर्शक है। तो और कई बार ये लोग ऐसा पूरा की पूरी हास्य का सृजन करते हैं। खासकर मैं देख रहा था बिहार चुनाव में आदरणीय राजीव रंजन जी ने किसी लड़के से पूछा कि भाई किसकी सरकार आ रही है, तो उसने कहा कि भाजपा की आ रही है और बढ़िया है, भाजपा ने बहुत काम वाम किया है। कौन राजीव रंजन राजीव जी रंजन? वो 24/7 वाला? जी 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 हाँ, एक 24 वो में एक पूछता है बड़े क्या माहौल है, क्या माहौल है। माहौल 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 पूरे देश का माहौल। अच्छा, उसकी भी कुंडली है। खैर चलिए, अभी इसमें तो अभी इनके पुराने दिग्गजों का मैं थोड़ा बहुत ये करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि रुपेश थोड़ा सा उनके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या हो गई है। लेकिन दर्शकों देखिए, ये कभी भी हमें आश्चर्यचकित करना नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए, ये इन की दोगलई है। मकर संक्रांति जो हिंदुओं का पवित्रतम त्योहार है, उसको ये लोग मैकैबर संस्कृति हैं। मैकैबर संक्रांति मतलब, और मैकैबर मतलब वह चीज जो विषैली हो, जो सब कुछ ये हो, सबसे खराब हो, वो होता है मैकैबर। मैकैबर संक्रांति सिडिशस विलेंस एंड पैट्रियाटिक हीरोज ऑफ आवर होली लैंड। ये जेएनयू के समय की बात है, जब वहां चला था और लोगों ने ये किया था, राइटिंग इज क्लियर ऑन पोस्टर, सो इज एनएसए ट्रेन। और ये इन्होंने बीजेपी लिक्स लिप्स इन कर्नाटका, ये इनकी देन है। और ये देखिए, इसके साथ इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। 7 civilians, 3 militants killed और 1 जवान किल्ड इन पुलवामा गन फाइट। और इसको सुधार के 7 स्टोन पेल्टर्स, 3 मिलिटेंट्स किल्ड, 1 जवान मार्टर्ड इन पुलवामा गन फाइट। ये हमने किया है, और मेरे ख्याल से पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए।
क्योंकि जिस पत्रकारिता में आपको सच्ची बातें ना पता चलें, जिस पत्रकारिता में आपको ठीक से समझ में ना आए कि चल क्या रहा है, जिस पत्रकारिता में किसी एक दल के लिए लगातार रिपोर्टिंग की जाए, लगातार उसके लिए बातचीत की जाए, वो पत्रकारिता कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दिक्कतदेह है। ये आखिरी और ऐसी तमाम स्लाइड्स हैं। ये देखिए, खबर लहरिया में रिपोर्टिंग का अवसर, प्राथमिकता बिहार जिले से महिला, दलित या मुस्लिम 18 से 30 साल की उम्र। अब इस खबर में मैं केवल इतना कर देता हूं, प्राथमिकता बिहार जिले से पुरुष, ब्राह्मण या ठाकुर 18 से 30 साल की उम्र। कैसा मजा आएगा? आप अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, और ये बहुत दिक्कत की बात है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और चूंकि रुपेश के यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई है नेटवर्क की, इसलिए अब मैं ही इस बातचीत का समापन करूंगा कि देखिए, जिस एक प्रश्न है दर्शकों, उसके साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं कि जिस वामी, कौमी, सेकुलर, लिबरल विचारधारा को आज चहुं ओर गालियां मिल रही हैं, वह कितनी मजबूत है। आप देखिए, वो कहते हैं कि भारत देश नहीं 25 राष्ट्रों का समूह है, नागालैंड सहित पूरा उत्तर पूर्व कश्मीर काट कर अलग कर देना चाहिए। ये उनकी स्थापित सोच है, डॉक्यूमेंटेड है। जेएनयू में ये जेकेएलएफ के आतंकी को स्टेज पर बुलाते थे, और जब विद्यार्थी परिषद के लोग उनका विरोध करते थे तो मारपीट होती थी, दंडित भी किया जाता था। इसलिए इस इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। जिस इकोसिस्टम को न समझने के कारण आप कभी मोदी को, कभी शाह को, कभी किसी को, आदित्यधर को, किसी को भी गाली देते हैं, उसका फैलाव आप देखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी। आखिर एक अब्दुल या अखलाक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कैसे बनता है? दुनिया के 250 नामचीन प्रोफेसर या बुद्धिजीवी कैसे मोदी के खिलाफ 1 मिनट में चिट्ठी तैयार कर देते हैं? कैसे बाइनरी यानी विरोधाभास कैसे तैयार होता है? कैसे नैरेटिव का निर्माण किया जाता है? कभी सोच कर देखिएगा। क्योंकि ये बात मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम 25 साल से इस नैरेटिव से, इस दैत्य से, इन राक्षसों से व्यक्तिगत तौर पर मैं लड़ता रहा हूं। इसलिए चाहे वह भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, अनुच्छेद 370 का हटना हो, इससे पहले कश्मीर फाइल्स और अब धुरंधर का बनना हो, अगर आप, हालांकि इस देश में दक्षिण पंथ है नहीं, लेकिन आप उसे जो भी कहना चाहें कह लीजिए, वाम विरोधी, कांग्रेस विरोधी, राष्ट्रवादी, तो दक्षिणपंथी विचार निर्मिति अगर अब मुख्य धारा में अपनी बात कहने लगी है तो एक मोर्चा फतह हुआ है। अभी बहुत सारे मोर्चे बाकी हैं, लेकिन आज ये जरूरी था। आज हमने इस पर चर्चा की। कैसी लगी ये चर्चा प्लीज बताइएगा। व्यालोकवाणी पर जो स्नेह और प्रेम आप बरसा रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए और हमें अपना प्रेम देते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। इस बीच में हमने देखा है कि आप लोगों ने थोड़ी रफ्तार कम कर दी है। लाइक्स कीजिएगा तो हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे तो भी हमारी बात ज्यादा दूर तक पहुंचेगी, और ये जरूरी है कि हमारी बात पहुंचे। तो फिलहाल इतना ही, एक विराम, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।